नमस्कार विद्यार्थियों। राज्यपाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था को न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों के अंतर्गत भी लागू किया गया है। राज्यों के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाता है और संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को वही शक्तियां प्राप्त है जो केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्र में जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, संघ के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत उन्हीं शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। लेकिन जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, उसके नाम पर सारी शक्तियां लिख दी गई है, लेकिन उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राज्य के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, उसके नाम पर शक्तियां हैं, लेकिन उनका प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में प्रमुख अंतर यह है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसलिए राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका भी निभाता है। यानी कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका है। एक तो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका और दूसरी केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका राज्यपाल के द्वारा निभाई जाती है। संविधान में राज्यपाल को जो शक्तियां प्रदान की गई है उसके बारे में दुर्गादास बसु ये कहते हैं, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकट काल को छोड़कर राज्यपाल उन सभी शक्तियों का प्रयोग करता है जो कि राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग करता है। कूटनीतिक, सैनिक और संकट काल की शक्तियां राज्यपाल को प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक लक्षणों से युक्त है और जो राज्य है वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते और पूरे देश से संबंधित शक्तियों के प्रयोग करने की जो शक्ति है वो सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास ही है। तो राज्यपाल के द्वारा किन किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है या संविधान में उनके नाम पर कौन सी शक्तियां लिख दी गई है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे सर्वप्रथम है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत वो सारी शक्तियां होती है जो कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों के अंतर्गत जो नियुक्ति है, प्रशासन है, इससे संबंधित जो शक्तियां हैं उन्हें हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल उनका प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श के आधार पर करेगा। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार 164 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी की जाती है। जो ये राज्य के अंतर्गत जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति, राज्य महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका शक्तियों का जो विस्तार है वो राज्य सूची के विषयों तक उसका विस्तार है। यानी कि राज्यों को राज्य सूची के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वहां तक राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का भी विस्तार है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वहां तक उनका विस्तार है जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, मुख्यमंत्री को कह सकता है कि वो अमुक निर्णयों से उसे अवगत करवाए। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री को ऐसे निर्णयों को मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखने के लिए कह सकता है जो कि किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो। तो इस आधार पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों का निर्धारण संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत नियुक्ति, प्रशासन से संबंधित जो शक्तियां हैं
वो राज्यपाल के पास है। 91 में संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि इसमें मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल विधायी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग राज्यपाल होता है। व्यवस्थापिका यानी कि किन्हीं राज्यों के अंतर्गत विधानसभा है, एक सदस्य विधानसभा है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानसभा है, जिसे एक अंग विधान परिषद, दूसरा विधानमंडल कहा जाता है। तो भारत के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यदि है तो वहां पर द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद के अंतर्गत जो कला है, साहित्य है, समाज सेवा है, इसके अंतर्गत विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नामजद या मनोनीत करने का जो अधिकार है वो भी राज्यपाल के पास है। विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र आहूत करना, ये राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। विधानसभा को विघटित कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा में संदेश भेज सकता है। जब नवीन विधानसभा है तो उसमें वो संदेश भेज सकता है कि अमुक जो नीति होगी, योजना होगी राज्य की, वो किस आधार पर कार्य करेगा। संदेश भेजने का अधिकार उसके पास है। इसके अलावा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल की स्वीकृति के अधिनियम नहीं बन सकता है। राज्यपाल चाहे तो उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोके रख सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि विधानसभा ने वापस से उस विधेयक को पारित कर दिया है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी पड़ती है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक के रख सकता है। संपत्ति से संबंधित, व्यापार से संबंधित, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित, कर से संबंधित कुछ इस प्रकार के विधेयक है जिन्हें वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके रख सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत ये अधिकार है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए जो अध्यादेश है उसकी अवधि 6 सप्ताह होती है और 6 सप्ताह के बाद यदि विधानसभा उसे नहीं चाहती है तो उसे निरस्त भी कर सकती है और यदि चाहती है तो वो कानून के रूप में लागू भी किए जा सकते हैं। तो 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य का जो बजट है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य का जो बजट है वो विधानसभा के समक्ष राज्यपाल की देखरेख में पेश किया जाता है। अनुमानित कोई भी व्यय है वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही पेश किए जा सकते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि से धन व्यय राज्यपाल के द्वारा निकाला जा सकता है। राज्यपाल को संचित निधि पर भी अधिकार है। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं के वित्त के संबंध में देखरेख करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना भी राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति के सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति के संबंध में उसको क्षमा करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये वक्तव्य जारी किया था कि राज्यपाल क्षमा की शक्ति का प्रयोग करते समय उसके लिए आवश्यक है कि वो क्षमा करते समय सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता पूर्वक आचरण करेगा। इसके अलावा राज्यपाल को अन्य विविध शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य महाधिवक्ता है, महालेखा परीक्षक है, राज्य महालेखा परीक्षक, उनका प्रतिवेदन प्राप्त करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास है। इसके अलावा
यदि राज्यपाल को ये लगता है कि किसी भी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अमुक राज्य के अंतर्गत संवैधानिक शासन की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा जो असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, जो आदिवासी जनजाति क्षेत्रों से संबंधित जो राज्य हैं, इन राज्यों में राज्यपाल इन जनजाति क्षेत्रों के कल्याण से संबंधित कार्य करने के संबंध में भी कार्य कर सकता है। राज्यपाल की ये जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां संवैधानिक शक्तियां कही जा सकती है। राज्यपाल कुछ स्वविवेकीय शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कुछ ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है या विवेक के अनुसार कार्य करता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अंतर्गत यदि देखा जाए तो यदि राज्य के अंतर्गत किसी दल को बहुमत प्राप्त हो गया है तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। यह स्थिति है जब बहुमत प्राप्त दल है और उसने अपना नेता चुन लिया है तो राज्यपाल को विवेक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब राज्य के अंतर्गत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तब उस समय राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार वो कार्य करता है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए वो आमंत्रित करेगा। सबसे बड़े दल के रूप में जो दल है, सबसे बड़े बहुसंख्या के आधार पर सबसे बड़े दल के रूप में वो आमंत्रित करेगा या अन्य किसी व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। इसके अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा कई बार स्वविवेक का प्रयोग करते हुए विवेकहीन कदम भी उठाए जा सकते हैं। जैसे वर्तमान समय यदि हम देखें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो कार्य हुआ था राज्यपाल के द्वारा, रातों रात जैसे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर दिया गया था, हालांकि उनका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए तो है ही, मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए भी राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब मंत्रिमंडल को भंग करना पड़ता है। जैसे राज्यपाल ये कह सकता है कि मंत्रिमंडल बहुमत साबित करे, विश्वास मत प्राप्त करे, और यदि मंत्रिमंडल विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होता है तो मंत्रिमंडल को भंग किया जा सकता है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध पारित हो गया है तो मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा यदि ये देखा जाता है कि जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हो गया है, जांच आयोग के अंतर्गत ये साबित हो गया है, तो भी वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। इसके अलावा यदि राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब भी वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। तो इन परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा का जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें भी राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुसार ये व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्यपाल को ये लगता है तो वो स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है और स्वविवेक से वो मुख्यमंत्री के परामर्श को नहीं मानकर विधानसभा का अधिवेशन नहीं भी बुला सकता। जैसे वर्तमान समय यदि हम देखें तो राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत अशोक गहलोत ने 3 बार राज्यपाल कलराज मिश्र को ये कहा था कि विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाए विश्वास मत के समर्थन के अंतर्गत, लेकिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर दिया था। तो विधानसभा के अधिवेशन बुलाना के संबंध में अनुच्छेद 174 के अंतर्गत वो विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। इसके अंतर्गत लक्ष्मीमल सिंघवी ने ये कहा था कि मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और बिना मंत्री परिषद के
परामर्श के आधार पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। राज्यपाल अपने स्व विवेक का अधिकार मानता है, स्व विवेक की शक्ति मानता है और उसके अनुसार वो कार्य कर भी सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुला भी सकता है और विधानसभा का अधिवेशन नहीं भी बुला सकता। ये अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा विधानसभा को भंग करना, ये भी राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को भंग किया जाता है, लेकिन कई बार बिना मुख्यमंत्री के परामर्श के भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जब विधानसभा को भंग कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा वर्तमान समय यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगता है उसके बारे में जांच आयोग बिठाने का कार्य भी राज्यपाल अपने स्व विवेक के माध्यम से कर सकता है और इसके लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श लेना या नहीं लेना, सलाह मानना या नहीं मानना, बिना मंत्री परिषद की सलाह के परामर्श के वो मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो विवेक के अनुसार जांच आयोग भी बिठा सकता है। तो राज्यपाल अपनी इन शक्तियों का प्रयोग स्व विवेक के आधार पर करता है। तो आज हमने राज्यपाल की विभिन्न प्रकार की संवैधानिक और स्व विवेक शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।